प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर नरेंद्र कुमार पासवान, राजकीयकृत +2 उच्च विद्यालय नगर उटारी गढ़वा। आज मैं उपस्थित हूं 12वीं कक्षा हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में कुंवर नारायण जी की संकलित 2 कविताएं, एक कविता के बहाने और दूसरी बात सीधी थी पर के प्रश्नोत्तर को लेकर। तो जल्दी से आप अपने नोटबुक को लेकर तैयार हो जाइए। मैं सबसे पहले प्रश्न पढ़ूंगा और इसके बाद उत्तर लिखाऊंगा। तो सबसे पहला जो प्रश्न है कि इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, इस कविता में सब घर एक कर देने के माने का अर्थ है सभी प्रकार के सीमाओं के बंधन समाप्त हो जाना। जिस प्रकार बच्चे खेल खेल में किसी भी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखते हैं, ठीक उसी प्रकार कवि जब कविता की रचना करता है तब वह किसी भी प्रकार की सीमा का ध्यान नहीं रखता है। कविता की रचना करना शब्दों का खेल है। बच्चे जिस प्रकार पूरे समाज को एक मानती है, कवि भी अपनी कविता के द्वारा पूरे समाज को एक मानती है। बच्चे अपने पराये का भेद भूल जाते हैं, कविता भी अपने पराये का भेद भूलकर सबको अपना मानती है। बच्चे अपने स्नेह के द्वारा समाज को, परिवार को एक करती है, उसी प्रकार कविता भी समाज को एक करती है, बांध कर रखती है। अब दूसरा प्रश्न, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कविता का उड़ने व खिलने से सीधा संबंध है, क्योंकि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों के सहारे उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाती है, ठीक उसी प्रकार कवि भी अपनी कल्पना शक्ति के सहारे उड़कर बहुत दूर तक चले जाते हैं। वे अपनी रचना शक्ति के सहारे काल की सीमाओं को भी लांघ जाते हैं। जिस प्रकार फूल धीरे धीरे विकसित होकर खिलती है और अपनी रंग और व गंध से अपने आसपास खुशबू बिखेरती है, उसी प्रकार कविता भी मानवीय भावनाओं में विकसित होकर तरह तरह से अपना रंग दिखाती है। वह अपने ज्ञान के द्वारा पूरे समाज में खुशबू फैलाती है और युगों युगों तक जीवित रहती है। अब आप लिखिए तीसरा प्रश्न, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवि ने बच्चे को कविता के समानांतर इसलिए रखा है कि बच्चे के खेल में रचनात्मक ऊर्जा होती है। उनके खेलने की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है, उसके सपने असीम होते हैं। ठीक इसी तरह कविता भी रचनात्मक तत्वों से, भावों से युक्त होती है। इसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा होता है। कवि की कल्पना शक्ति भी अद्भुत होती है। इसीलिए कवि ने कविता और बच्चों को समानांतर रखा है। अब चौथा प्रश्न, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवि का मानना है कि फूल खिलने के बाद एक समय सीमा के अंदर मुरझाकर अपनी महक खो देती है, लेकिन कवि की रचना अर्थात कविता युग युगांतर तक मानव समाज को प्रभावित करती रहती है। वह कभी मुरझाती नहीं है। अपनी इसी जीवंतता की वजह से वह अपनी महक बरकरार रखती है। कविता के माध्यम से जीवन मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। अब आगे का जो प्रश्न है वह बात सीधी थी पर से ली गई है, जो 5वां आपका प्रश्न होगा। भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कवि कहता है कि मानव मन में भावनाओं और विचारों का उदय होता है और उसे वह प्रकट करने के लिए चमत्कारपूर्ण भाषा में उलझ जाता है, जिसके वजह से अपने भावों को सही ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। कवि के अनुसार यदि भाव को सही ढंग से प्रकट करना चाहता है तो वह भाषा को साधन बनाए, साध्य नहीं। साधन बनाने पर भाषा सहजता से इस्तेमाल हो सकती है, वह लोगों तक अपनी बात कह सकता है।
अब आपका है छठा प्रश्न। बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है, कैसे? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि बात और भाषा परस्पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं, परंतु कभी कभी भाषा की वजह से सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। इसका कारण है उपयुक्त शब्दों का चुनाव न करना। मनुष्य अपनी भावनाओं को उपयुक्त भाषा में प्रकट करना चाहता है, परंतु कभी कभी आडंबरपूर्ण और चमत्कारी शब्दों के चयन से अपनी भाषा को ही कठिन बना देता है। वह सोचता है कि यदि मैं चमत्कारपूर्ण शब्दों का प्रयोग करूंगा तो मैं श्रेष्ठ समझा जाऊंगा, परंतु जब वह अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है तब वह अपनी मूल बात को कहने में असफल हो जाता है। मनुष्य को समझना चाहिए कि हर शब्द का अपना एक विशिष्ट अर्थ होता है, भले वह समानार्थी हो या पर्यायवाची हो। शब्दों के चक्कर में उलझकर भाव अपना अर्थ खो बैठते हैं। इस बात का ध्यान कवि को रखना चाहिए। इसीलिए कवि ने कहा है कि बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं। अब आपका अंतिम प्रश्न है कि बात यानी कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों या मुहावरों से मिलान करें। तो मैं यहाँ बिंब मुहावरा पढ़ूंगा और इसकी जो विशेषता सही होगी मैं उसे आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो आप लिखने के लिए तैयार हो जाइए। क, बात की चूड़ी मर जाना। इसकी विशेषता होगी बात का प्रभावहीन हो जाना। ख है बात की पेंच खोलना। इसकी विशेषता है बात को सहज और स्पष्ट करना। ग, बात का शरारती बच्चे की तरह खेलना। इसकी विशेषता है बात का पकड़ में न आना। घ, पेंच को कील की तरह ठोक देना। इसकी विशेषता है बात में कसावट का न होना। अंग, बात का बन जाना। इसकी विशेषता है कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। अब आपका प्रश्नोत्तर यहाँ पर समाप्त हो रही है। यदि आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत जल्द ही मैं पाठ्य पुस्तक की अगली कविता को लेकर आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।